हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। आई एम श्योर अब तक आपने आईपीओ और एफपीओ के बारे में हजारों वीडियोस तो अब तक देख ही लिए होंगे। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, और जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी पैसे रेज करने के लिए एडिशनल शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो वो होता है एफपीओ। लेकिन इन दोनों प्रोसेसेस में कंपनी के नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, पर उन प्रमोटर्स का क्या जो शुरुआत से ही कंपनी से जुड़े हैं और अब उन्हें किसी रीजन से अपने शेयर्स बेचने हैं। इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसे OFS यानी ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। हो सकता है आपने ये नाम पहले भी सुना हो, लेकिन कभी भी हम OFS के डिटेल्स में नहीं जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि OFS क्या होता है और कौन सी कंपनीज के लिए ये अवेलेबल है। फिर हम OFS के रीजंस और उसमें अप्लाई करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। OFS में कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसे भी हम डिस्कस करेंगे, और OFS वर्सेस IPO वर्सेस FPO के डिफरेंस पर भी एक नजर डालेंगे। वीडियो के एंड में हम OFS के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। Now let's start with what is OFS. OFS और ऑफर फॉर सेल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। 2012 में सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था ताकि प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को इजीली डाइल्यूट कर पाए। OFS का नोटेबल फीचर ये है कि इसमें वाइड रेंज ऑफ बिडर्स इंक्लूडिंग कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स और FIIs इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई इन्वेस्टिंग की बात, लेकिन ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो OFS के लिए एलिजिबल होती हैं? Of course, not all companies can go for OFS. मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 200 कंपनीज ही अपना OFS लेकर आ सकती हैं। कंपनीज को अपने OFS प्लान से एटलीस्ट 2 दिन पहले सेबी को नोटिफाई करना जरूरी होता है। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग OFS के 25% शेयर्स इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए रिजर्व्ड होते हैं और 10% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किए जाते हैं। लेकिन कंपनीज के प्रोमोटर्स OFS के थ्रू अपने शेयर्स बेचते ही क्यों हैं? चलिए ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली प्रोमोटर्स के पास इसके कई रीजंस होते हैं। The first one is regulatory compliance. सेबी के रूल के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स 75% से ज्यादा शेयर्स ओन नहीं कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी प्रमोटर के पास 80% शेयर होल्डिंग है तो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें अपना 5% स्टेक OFS के थ्रू सेल करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन इज पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स। हम जैसे इंडिविजुअल्स को जैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली प्रमोटर्स को भी पर्सनल नीड्स के लिए कैपिटल की जरूरत लग सकती है। OFS का थर्ड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। कई बार प्रमोटर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी अपने शेयर्स सेल करते हैं। इससे जो उन्हें पैसा मिलता है उससे वो दूसरी कंपनीज और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। द फोर्थ एंड लास्ट रीजन ऑफ OFS इज टू मिटिगेट रिस्क्स। प्रमोटर्स को अगर लगता है कि कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो OFS के थ्रू वो अपने रिस्क एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज होती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर एन OFS। OFS में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर होना चाहिए। 5 पैसा के साथ आप मिनिमल कॉस्ट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप OFS में 2 लाख रुपीज से ज्यादा बिडिंग नहीं कर सकते हैं। ये बिडिंग आप ऑनलाइन अपने ट्रेडिंग पोर्टल के थ्रू और ऑफलाइन में अपने डीलर के थ्रू कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा फ्लोर प्राइस से ऊपर बिड करना होता है और ये प्राइस कंपनी सेट करती है। OFS में टिपिकली मिनिमल पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स और बिडिंग अमाउंट एंटर करना होता है। अलॉटमेंट के केस में आपको सिंगल क्लियरिंग प्राइस और मल्टीपल क्लियरिंग प्राइसेस पर शेयर्स दिए जाते हैं और यहाँ हायर बिड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। OFS में एक कट ऑफ प्राइस का भी ऑप्शन होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी बिडिंग प्राइस डिस्क्लोज किए बिना शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। And now the question is, who can invest in an OFS? Basically, OFS investors की 2 कैटेगरीज होती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख से नीचे की बिड करते हैं और OFS का 10% पोर्शन उनके लिए रिजर्व किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए OFS का 25% पोर्शन रिजर्व होता है और इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं OFS, IPO और FPO के बीच के डिफरेंस के बारे में।
आईपीओ और एफपीओ में नए शेयर्स क्रिएट किए जाते हैं और उनके लिए एक ओपनिंग और क्लोजिंग डेट होती है, लेकिन ओएफएस में ऐसा नहीं होता है। ओएफएस एक रैपिड प्रोसेस है जो टिपिकली एक ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ओएफएस। फर्स्ट इज डिस्काउंटेड प्राइसेस। ओएफएस में रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्लोर प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर शेयर्स दिए जाते हैं। ये नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम 5% के अराउंड होता है। इसके साथ ही ओएफएस एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ओएफएस में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओएफएस का एक बेनिफिट इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा आपसे कोई भी एडिशनल फी नहीं ली जाती। लेकिन ओएफएस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ओएफएस में हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 10% ही शेयर एलोकेट होते हैं। आईपीओ में ये नंबर 35% तक होता है। ओएफएस का एक ड्रॉबैक उसकी लिमिटेड टाइम फ्रेम भी होती है, और जैसा हमने बताया ओएफएस मैक्सिमम 1 डे की ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है। इस कारण इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि ओएफएस या ऑफर फॉर सेल एक ऐसा एफिशिएंट मेथड है जिसके थ्रू लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ओएफएस एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां वो डिस्काउंट पर शेयर्स बाय कर पाते हैं। So if a company demonstrates promising prospects, participating in an OFS can be a wise investment choice. So that was all about OFS. If you want to learn more about such stock market terminologies, then stay tuned with us.